ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिक्स्ड इनकम मार्केट होती क्या है। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड इनकम मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है जिसके ऊपर जो इनकम मिलती है वो फिक्स होती है, यानी कि उस पर जो हमें रिटर्न मिलता है वो फिक्स मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर बॉन्ड है। ठीक है, आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर 10% जो है हर साल इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो अब जो आपने ये बॉन्ड खरीदा है, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने इन्वेस्टमेंट किया ताकि आपको उसको इनकम मिले। तो आपको इनकम कितनी मिल रही है यहाँ पर 10%, जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसका 10% आपको मिल रहा है और हर साल ये फिक्स रहेगा। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको हर साल फिक्स रहेगा। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ है यहाँ पर, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसपे आपको जो है हर साल फिक्स इनकम रिसीव होती है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस मार्केट में ट्रेड किया जाता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स। क्लियर है। अब ये जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरली हमारे या तो डेट होते हैं, यानी कि जब हम किसी को लोन देते हैं या फिर किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, लोन पे आप लोग को पता है कि फिक्स इंटरेस्ट ही पे किया जाता है। ठीक है, या फिर वो हमारे बॉन्ड्स होते हैं जो कॉर्पोरेट वगैरह यहाँ पर इशू करते हैं। क्लियर है। तो मेनली हम इन्हीं दोनों पे जो है फोकस करेंगे कि ये कौन कौन से हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। तो फिक्स इनकम मार्केट का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है जहां पर हमें इनकम जो है वो फिक्स मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके अगेंस्ट लोन लिया जाता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वो क्या है, हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप लोग को पता है कि हमारे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तब और जब गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, तो वो जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हेल्प से यहाँ पर लोन लेती है। और एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो गवर्नमेंट जब भी कोई लोन लेती है, मतलब सिक्योरिटीज इशू करती है, तो वो हमेशा डेट सिक्योरिटीज इशू करती है। यानी कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से या किसी अदर पार्टी से सिर्फ लोन लेती है, ऑनरशिप नहीं देती है। हमने दो सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा था, एक होता था ऑनरशिप सिक्योरिटी जैसे शेयर्स वगैरह हो गए। तो गवर्नमेंट कभी भी शेयर्स नहीं इशू करती, वो हमेशा जो है यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज इशू करती है ताकि सिर्फ और सिर्फ लोन लिया जाए, उसका ऑनरशिप में किसी भी तरह का पार्ट ना हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। पर्पस क्या होता है, जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए जो है पैसा लेना, फंड्स यहाँ पर इकट्ठा करना। ठीक है, या फिर अगर फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया था कि अगर किसी केस में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाते हैं उसके रेवेन्यूज, उस केस में वो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी पूरा करने के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू की जाती है। क्लियर है। अब ये जो सिक्योरिटी इशू की जाती है मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं तो कौन सी सिक्योरिटीज की बात करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इशू करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की सिक्योरिटीज भी आती हैं और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है वो भी सिक्योरिटीज हमारी आती हैं। एक साथ हम उनको कह देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है। और एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज इशू करनी होती है तो वो डायरेक्टली इशू नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, वो जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को इशू करता है। तो इस पे एमसीक्यू कई बार बन जाता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है कि इसका आंसर अब क्या दें, गवर्नमेंट दे या फिर आरबीआई। तो अगर लिखा आ रहा है कि कौन इशू करता है तो आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ पर, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला देखो क्या है, ट्रेजरी बिल्स। जब भी हमारी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए होते हैं तो वो जो है यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को इशू करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है। ठीक है, और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है 1 साल से कम का मेच्योरिटी पीरियड होता है उसको हम जो है मनी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जिसका मेच्योरिटी पीरियड 91 डे होता है, दूसरा हमारा 182 डे, ठीक है, इसका मेच्योरिटी पीरियड 182 डे होता है, और एक जो होता है वो हमारा 364 डे, यानी कि उनका जो मेच्योरिटी का टर्म है, ठीक है, कितने सालों बाद, कितने टाइम के बाद वो मेच्योर होंगे, उसके बिहाफ पर हम ट्रेजरी बिल को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखो क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये भी हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, यानी कि जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए होते हैं तो वो जो है कैश मैनेजमेंट बिल को यहाँ पर इशू
कर सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसको इशू करने का पर्पस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी गवर्नमेंट के पास कोई टेम्परेरी मिसमैच होता है उसके कैश फ्लो में, यानी कि टेम्परेरी बेसिस है, कुछ समय के लिए जो उनके एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाते हैं उनके रेवेन्यू से, ठीक है, और उनको उस टाइम पे कुछ पैसा चाहिए होता है ताकि वो जो मिसमैच आया है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके, तो उसके लिए कैश मैनेजमेंट बिल जो है यहाँ पर इशू किए जाते हैं। नाम से आपको पता लग रहा है, कैश को मैनेज करना, जो भी कैश फ्लो गवर्नमेंट के पास आ रहा है जा रहा है उसके बीच में अगर कोई मिसमैच आया तो उसको पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल जो है वो इशू करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कौन सा नाम याद रखना है, कैश मैनेजमेंट बिल। अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2010 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जनरली जो है 90 डेज से कम के लिए इशू किया जाता है, यानी कि इनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो 91 डेज से कम ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम मनी मार्केट में जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज आपको पता लगी, ट्रेजरी बिल क्या जो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में क्या डिफरेंस हो गया, ड्यूरेशन का यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि जो कैश मैनेजमेंट बिल है वो सिर्फ 90 डेज के से कम के लिए ही इशू किया जा सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। देखो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट थे उसको इशू करके जो गवर्नमेंट है वो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को यहाँ पर फुलफिल कर पाती है ना, पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कौन से यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू करती है, तो पहला देखो क्या है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो जो है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इशू कर सकती है। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 5 साल से लेकर 40 साल तक होता है, तो इसीलिए ये जो है हमारे फिक्स इनकम मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट में हमारे यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, पहली कि इनको जो है जब इनको इशू किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए, फाइनेंस नीड्स को पूरा करने के लिए, और इनका जो टेन्योर होता है वो हमारा 5 से लेकर 40 साल तक का होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है। अब जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, उसको अपने फंड्स जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, ऐसी जो हमारी स्टेट डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, उनका भी फिस्कल डेफिसिट होता है जिसको यहाँ पर पूरा करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्टेट को यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स नाम की जो सिक्योरिटीज है उसको इशू कर सकती है, और उससे जो है किसी भी तरह का जो फिस्कल डेफिसिट है उनका, ठीक है, उसको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। क्लियर है। अब ये जो इशू किए जाते हैं वो जनरली जो है 10 साल के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, किस लिए इशू करती है, ताकि वो अपना जो फिस्कल डेफिसिट आया हुआ है उनका उसको यहाँ पर पूरा कर सके, और इसको जो इशू किया जाता है वो 10 साल के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा ये रिलेटेड है हमारा किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स है वो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको कम करने के लिए। क्लियर है आपको, आप लोगों को पता कि हमारे देश में जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है जो कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको यहाँ पर कम करने के लिए, जो उसका इफेक्ट पड़ता है उसको कम करने के लिए जो है यहाँ पर इशू किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है, आप लोग को पता है कि हम जब भी हमारे पास एक्सेस में फंड होता है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बैंक में जमा करवा देते हैं पैसे, ठीक है, बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं। तो मान लो एक पर्सन है, उसका यहाँ पर 1000 रुपये उसके पास था, उसने जो है यहाँ पर 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ पर बैंक में पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। 1 साल बाद इसको जो है यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल गया यहाँ पर इसको 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, और इसका जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 1050 रुपये, है ना। पर उसी टाइम देखा गया कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो कितना था यहाँ पर हमारा 6% का था, यानी कि 6% से जो है महंगाई वो इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसे इसने इन्वेस्ट किए, इसको 5% का इंटरेस्ट मिला, पर महंगाई तो 6% है, 1% उससे ज्यादा, यानी कि इसको तो 10 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया एक तरह का। आप कहोगे, आप ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे तो 50 रुपए का फायदा हो गया, पर एक्चुअली में अगर वो कंपैरिजन करे तो उस केस में उसको क्या है, 10 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो इस केस में गवर्नमेंट इसको खत्म करने के लिए कि जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमारे जो सिटीजन है उनको बेनिफिट हो, वो क्या करते हैं, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है ना वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो अभी क्या है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये यहाँ पर हमारा पैसा है,
प्रिंसिपल अमाउंट कितना 1000 रुपए है, ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है कितना 6% का, ठीक है। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया था वो कितना पे किया था वहां यहाँ पर 1000 पे। पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है उसको कंसीडर किया जाता है। अभी देखो 6% का इन्फ्लेशन है, यानी कि यहाँ पर 60 रुपए से इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के केस में अब देखो जब हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लिया है तो अब ये जो हमारा प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 1060। अब जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट इस पे पे करेगी वो जो है 1060 पे पे करेगी। तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट था वो खत्म हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू में रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उसको हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड कर दिया और उस टोटल पे जो है यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे किया, जिससे हमें यहाँ पर बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं जो कि गवर्नमेंट इश्यू करती है, किस लिए इश्यू करते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको उसका जो इफेक्ट है उसको यहाँ पर खत्म किया जा सके, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्लियर है। अब इसको इश्यू कब किया गया था, 1997 में जो है इसको इशू किया गया था। तो ये आपने डेट्स याद रखनी है क्योंकि इनके ऊपर कई बार एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी यहाँ पर जो है इशू करते हैं। अब ये बेसिकली होते क्या है, तो यहाँ पर देखो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोग को पता है कि जो गोल्ड में अगर जो गोल्ड का प्राइस है वो फ्यूचर में आने वाले समय में जो है उसका बढ़ने ही वाला है, तो हम क्या करते हैं गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उसका प्राइस हाई हो तो उस केस में हम उसको बेच के ज्यादा रिटर्न यहाँ पर कमा पाए। क्लियर है। अब देखो जब हम गोल्ड खरीद के अपने पास रखते हैं इससे क्या होता है कि हमारे देश में गोल्ड की कमी हो जाती है, ठीक है। कमी होने की वजह से उसके जो प्राइसेस है वो हाई होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा सोना जो है वो बाहर से इंपोर्ट करके हमारे सिटीजन को दे, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले आया। अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखो क्या होता है, बेसिकली एक पेपर गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड इन द पेपर फॉर्म। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली आपको एक गोल्ड बॉन्ड इशू कर देती है, ठीक है। अब जैसे ही गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे, अब कैसे खरीदोगे, उस समय जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा पर ग्राम, ठीक है, आप उसके हिसाब से जो है पे करोगे, पैसा पे करोगे। और ये जो बॉन्ड की वैल्यू है, जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस हाई होते रहेंगे वैसे ही इस जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी हाई होता रहेगा। मतलब इस जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस है वो गोल्ड के प्राइस से लिंक होना, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में जब मान लो 1 साल के बाद, ठीक है, जितनी वैल्यू गोल्ड की होगी बढ़ के, जितनी वैल्यू गोल्ड की होगी उतनी ही आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की होगी। जनरली मान लो कि आपने 2018 में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की, उस समय गोल्ड का जो प्राइस चल रहा था मान लो कि 60,000 चल रहा था, ठीक है। आपने 60,000 का यहाँ पर गोल्ड खरीदा और आपने जो है इन्वेस्टमेंट कर दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। पर देखो क्या हुआ कि 2020 में जाके गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अब ये जो वैल्यू जितने गोल्ड की 60,000 2018 में थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पर 1 लाख रुपीज हो गई। कितनी होगी यहाँ पर 1 लाख रुपीज होगी। अगर आपने यहाँ पर गोल्ड बाय किया होता, इसकी जगह पे गोल्ड बाय किया होता, तो आपको यहाँ पर 40,000 का जाके फ्यूचर में यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता, ठीक है। तो ऐसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या करता है, वो भी यही बेनिफिट देता है। अब देखो 2020 में जाकर अगर आप इन बॉन्ड को बेचोगे तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा, जो कि गोल्ड के प्राइस के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट कर दिया है ओरिजिनल गोल्ड में। अगर आप ओरिजिनल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी वही सेम बात है, ठीक है। और अगर आप जो है पेपर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी वही बात है, रिटर्न आपको उतनी ही मिलनी, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखने से हटाने के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है यहाँ पर इशू किए गए थे। तो ये जो सिक्योरिटीज होती हैं वो जनरली हमारी गोल्ड, जो हमारा गोल्ड है ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मतलब ग्राम में बिकता है ना हमारा गोल्ड, उसमें जो है लिखे होते हैं, ठीक है। आप जितने बॉन्ड्स खरीदोगे उसमें लिखा होगा कि इतने ग्राम्स के आपने गोल्ड यहाँ पर परचेज कर लिए, ठीक है। अब इसको बनाया गया था फिजिकल गोल्ड को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। जनरली हम कैश में इसकी पेमेंट करते हैं और जब ये मेच्योर होते हैं तो हमें पेमेंट भी यहाँ पर कैश में ही मिलती है, यानी कि आपको इसके अगेंस्ट सोना नहीं देना पड़ता, आपको कैश देना है और बाद में जब पैसा भी मिलेगा तो आपको सोना नहीं मिलेगा, आपको कैश ही मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बेसिकली इशू कैसे की जाती है, मतलब लोगों को कैसे खरीदने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो जनरली जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो ऑक्शन में सेल होती हैं। जैसे ऑक्शन होता है ना, नीलामी होती है ना, कोई सामान रख दिया गया, बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो बिल्ड लगाते हैं कि हाँ मैं इतने में खरीदने के लिए राजी हूँ। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको भी जो है ऑक्शन में ही यहाँ पर बेचा जाता है। और ये ऑक्शन कौन करवाता है, आरबीआई करवाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्शन कौन करवाता है, आरबीआई करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्शन जो है हमारे बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन कराए जाते हैं बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइस बेसिस और एक होता है यहाँ पर
यील्ड बेसिस। अब ये दोनों होते गए, तो सबसे पहले देखो प्राइस बेसिस, ठीक है। प्राइस बेसिस में देखो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी का प्राइस है ना उसकी बिड लगती है, यानी कि कोई पर्सन यहाँ पर उस सिक्योरिटी को कितने प्राइस में खरीदने के लिए रेडी है उसकी यहाँ पर बोली लगाई जाती है। कोई सिक्योरिटी रख दी, ठीक है, बोला हमें ये बेचना है, अब लोग उसके प्राइस पे बोली लगाएंगे कि हाँ ये सिक्योरिटी में इतने रुपए में, 100 रुपए, 200 रुपए में, 300 रुपए में खरीदने के लिए राजी हूं, ठीक है। तो प्राइस बेसिस में क्या होता है, हमारा जो है सिक्योरिटी की प्राइस की यहाँ पर बोली लगती है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, इन दिस ऑप्शन कूपन विल बी प्री डिटरमाइंड एंड द बिडर्स हैव कोड टू द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो जो उस पर कूपन मिलता है, कूपन क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट उस पर मिलना है आपको हर साल, वो यहाँ पर हमारा फिक्स रहता है, वो पहले से ही डिटरमाइन रहता है, वो आरबीआई ने ही डिटरमाइन किया होता है। पर जो बिडर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो यहाँ पर कोट करते हैं, वो बताते हैं कि हमें कितने का यहाँ पर खरीदना है। नेक्स्ट देखो क्या है, यील्ड बेसिस, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे यील्ड का मीनिंग समझा दूं कि यील्ड क्या होता है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, जो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलनी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, हमारा यील्ड है ना। तो यील्ड बेसिस में क्या होता है, जो बिड लगती है वो यील्ड की लगती है, यानी कि इसमें जो बिडर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे इतना जो है रिटर्न चाहिए, 10%, 7%, 8% इतना हमें चाहिए, ठीक है। और इसमें प्राइस नहीं फिक्स करते, प्राइस के लिए कोई बोली नहीं लगती, प्राइस पहले ही फिक्स होता है, बस इसमें उस पर जो रिटर्न मिलेगा उसके लिए यहाँ पर बोली लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, यील्ड बेसिस में जो कूपन मिलता है, ठीक है, जो कूपन यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी पे, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है इस ऑप्शन में। क्लियर है। तो एक ऑप्शन है प्राइस के लिए, दूसरा ऑप्शन है यील्ड के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। अब देखो ये जो स्कीम थी ना, ऑक्शन, ऑक्शन में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वही जो है पार्टिसिपेट कर पाते, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो आरबीआई ने यहाँ पर इस चीज को दूर करने के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम इंट्रोड्यूस की। कब इंट्रोड्यूस की, 12 नवंबर 2021 में। इसका पर्पस क्या था, जो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सके, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल, खास करके जो हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि ज्यादा बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर अलाउ किया जाए, वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो जो है इस स्कीम के अंडर रजिस्टर होके यहाँ पर आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इस स्कीम के अंडर एलिजिबल सिक्योरिटीज कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल स्कीम के अंडर। तो पहला देखो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, जो ट्रेजरी बिल्स है उन पे, जो हमारे यहाँ पर डेटेड सिक्योरिटीज है उन पे, ठीक है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है। तो हमने आगे बहुत सारे पढ़े, पर मेनली इन 4 सिक्योरिटीज को ही अलाउ किया गया है, इन्हीं में जो है इस स्कीम के अंडर इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर। अब ये जो इन्वेस्टर्स होंगे जो इस स्कीम के अंडर रजिस्टर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो 2 केसेस में एलिजिबिलिटी जो है डिसाइड की जाएगी। पहला देखो क्या है, रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर, जो कि इंडिया में रहता है, उसका रेजिडेंट है, तो उस केस में अगर यहाँ पर इस स्कीम के अंडर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन्हें देखो सबसे पहले इसके अंडर रजिस्टर करना है और एक अकाउंट ओपन करना है जिसको हम आरडीजी अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर है। इसका फुल फॉर्म हमारा देखो यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म देखो हमारे यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपने यहाँ पर याद रखनी है। आरडीजी अकाउंट की फुल फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पर, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये अकाउंट जो है अब ओपन करना ही पड़ेगा, इसके बिना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो ये अकाउंट ओपन करने के लिए यानी कि रजिस्टर करने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस पर्सन के पास एक जो है सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि इंडियन रुपीज में जो है मेंटेन किया होना चाहिए। क्लियर है। साथ के साथ उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर की। ये तो बात होगी रेजिडेंट की, अगर रेजिडेंट यहाँ पर करना चाहता है तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन रेजिडेंट। अब पहले तो क्वेश्चन होता है क्या नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सही बात, यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। पर यहाँ पर देखो इनको इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो परमिशन लेनी होगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि देखो बाहर से अगर वो पैसा लगाएगा तो वो क्या हुआ, हमारा फॉरेन रिजर्व ही हो ना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में पैसा आएगा, है ना, अगर यूएसए में से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस केस में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो जो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। तो अगर ये अलाउ करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, किसी फॉरेनर इंडिविजुअल रेजिडेंट को अलाउ करता है, तो उस केस में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर है आपको, क्लियर है।
फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, अब ये प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखो, प्राइमरी डीलर्स आर एंटिटीज। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, और इनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का। यानी कि प्राइमरी डीलर एक ऐसी एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली परचेज कर सकती है और उसको जो है अदर बायर्स को सेल कर सकती है। क्लियर है आपको? अब किसी को भी अगर प्राइमरी डीलर बनना है तो उसे आरबीआई के अंडर रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटीज को जो इशू है वो आरबीआई ही यहाँ पर कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो ये जो एंटिटीज है वो डायरेक्टली आरबीआई से यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी और बाद में उसको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे जो हमारे अदर बायर्स हैं उनको यहाँ पर सेल करेगी। अब ये देखो कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उसका मेजर पार्ट है वो हमारे प्राइमरी डीलर्स ही यहाँ पर खरीदते हैं। यानी कि एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जा सके, क्योंकि यही तो मेन पर्सन है जो कि खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, यहाँ पर बेच रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। क्लियर है? अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1995 में। तो ये डेट आपने याद रखनी है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1995 में। क्लियर है? किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है वो और अच्छा यहाँ पर बन सके। ठीक है, तो ये आरबीआई में रजिस्टर होकर आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या है? एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर प्राइमरी डीलर। अब ये जो प्राइमरी डीलर हमने बात की, ये स्पेसिफिक एक एंटिटी है, वो कैसे प्राइमरी डीलर बन सकती है? ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशंस यहाँ पर पूरी करनी जरूरी है। तो पहले देखो, ये किसी भी कोई भी यहाँ पर जो हमारी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके कोई भी सब्सिडरी आप लोग को पता है कि कोई भी कंपनी जो है कोई और काम करने के लिए अपनी एक कंपनी और जगह पे खोल देती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? सब्सिडरी होता है, और पहली वाली कंपनी का उस कंपनी पे पूरा कंट्रोल होता है ना। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कोई अगर सब्सिडरी है तो वो जो है प्राइमरी डीलर बनने के लिए एलिजिबल होती है, या फिर कोई अदर यहाँ पर जो हमारी एंटिटी है। ठीक है, अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, जो कि कोई बाहर वाला देश वाला जो पर्सन है उसने हमारे देश में स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, पता है ना कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में जो है काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई अपनी सब्सिडरी ओपन करते हैं या फिर ज्वाइंट वेंचर ओपन करते हैं, तो वो भी जो है प्राइमरी डीलर के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो हमारी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड है, वो भी प्राइमरी डीलर जो है बन सकती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है? फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम शॉर्ट में FIMMDA भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या? तो यहाँ पर देखो, ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, ये एक एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है? कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और जो हमारे प्राइमरी डीलर्स हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जो कि जो हमारी फिक्स इनकम मार्केट है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसमें जो फंक्शंस किए जाते हैं ना उसको यहाँ पर जो है मैनेज करते हैं। क्लियर है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या था? जो हमारे यहाँ पर फिक्स इनकम मनी मार्केट है या फिर डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से चलाना। ठीक है, उसमें जो भी डेवलपमेंट की जरूरत है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये सारे काम कौन करता है? हमारा FIMDA, यानी कि फिक्स्ड मार्केट को यहाँ पे डेवलप करना, जिससे कि उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन है? कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर, उनको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचे, उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो। क्लियर है? तो क्लियर है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसके रोल क्या है? वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा, इसका मेन काम क्या है? हमारा जो फिक्स इनकम मार्केट है उसको यहाँ पर डेवलप करना। ठीक है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है यहाँ पर करता रहता है हमारी मार्केट के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ बेंचमार्क रेट, न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये बेंचमार्क रेट को जो है इंट्रोड्यूस करता है। बेंचमार्क रेट मतलब जिसके हिसाब से, जिसके हेल्प से जो है जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलना है उसको यहाँ पर डिसाइड किया जा सके। आप लोग को पता ना, एक बेंचमार्क यहाँ पर फिक्स कर दिया। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन मान लो 6%, 8%। अब जो और कंपनीज हैं जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करते हैं, वो जो है इस बेंचमार्क रेट के हिसाब से ही अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर फिक्स करेंगे। साथ के साथ नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर इश्यू करने हैं, ताकि लोगों जो हमारा फिक्स इनकम मार्केट है उसकी यहाँ पर ग्रोथ हो सके। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? जो डीलर्स है।
ठीक है। जो डीलर्स हैं, जो हमारे फिक्स इनकम मार्केट के मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके और वो अच्छे तरीके से काम कर सके और हमारी मार्केट की भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टू डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा फिक्स इनकम मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट में, उसमें जो काम किया जाना चाहिए उसके लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करने, यानी कि फिक्स करने कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फिक्स इनकम मार्केट में काम करती है वो इन रूल्स को फॉलो करेगी, इन मेथड्स के अकॉर्डिंग, जो इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है काम करेंगे। क्योंकि देखो, अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो मार्केट की जो है यहाँ पर ग्रोथ होगी। क्लियर है। किसी भी तरह का यहाँ पर फ्रॉड होने का यहाँ पे चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट देखो क्या है, आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर हमारे जो फिक्स इनकम मार्केट के जो मेंबर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको सॉल्व करना भी इसी का काम होता है। तो ओवरऑल काम क्या है, हमारा जो फिक्स इनकम मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, वो अच्छे से यहाँ पर काम करे, उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करने हैं। क्लियर है आपको? तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो यहाँ तक हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, यानी कि जो कंपनीज होती हैं, वो भी यहाँ पर जो है डेट लेती हैं लोगों से, ठीक है, कंपनीज वगैरह से, बैंक से, यहाँ पर कई तरह के डेट लेते हैं, ठीक है। उसी में से एक हमारा होता है यहाँ पर बॉन्ड, जिसकी हेल्प से जो कंपनीज है यहाँ पर लोन ले पाती है, पब्लिक वगैरह से यहाँ पर लोन ले पाती है। क्लियर है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का मतलब जहां पर जो कंपनीज है, ठीक है, वो यहाँ पर बॉन्ड को इशू करते हैं। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड बेसिकली होता क्या, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो इसकी, बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड रेजेस कैपिटल और फंड्स, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से जो इशूअर ऑफ बॉन्ड, जो कि बॉन्ड्स को इशू कर रहा है, वो यहाँ पर फंड रेज कर पाता है, लोन बोरो कर पाता है, फंड्स बोरो कर पाता है, किससे, पब्लिक, जनरल पब्लिक से फंड यहाँ पर बोरो कर पाता है एट अ सर्टन कॉस्ट फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये जो कैपिटल इसने बोरो किया ना, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बोरो किया, जैसे मान लो 5 साल 10 साल, ठीक है। और ये जो कैपिटल बोरो किया, इसके बदले में जिससे भी उसने कैपिटल बोरो किया, यानी कि पब्लिक, उसको एक फिक्स्ड जो है पे करेगा, एक फीस जो है यहाँ पर पे करेगा एट अ सर्टेन कॉस्ट। का मतलब इसके बदले में ये जो फंड, अब देखो इस कंपनी ने लिया है, फ्री में थोड़ी लिए, इसके बदले में कुछ ना कुछ सामने वाले पर्सन जो इन्वेस्टर है उसको तो पे करना पड़ेगा। तो ये जो बोरोइंग होगी, ये जो कैपिटल फंड्स बोरो किए जाएंगे, उसके लिए एक कॉस्ट यहाँ पर कंपनी को पे करनी पड़ेगी। क्लियर है। और जैसे ही ये पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे कि बोला ना सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो जैसे ही पीरियड खत्म होता है, ये पैसा जो है वापस करना पड़ेगा कंपनी को, किसको, इन्वेस्टर। क्लियर है। अब इसी को एक एग्जांपल के साथ भी यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। उसको यहाँ पर लोन की जरूरत थी, मान लो 100 करोड़ रुपीस की यहाँ पर लोन थी। इसने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक से लोन लिया, इसने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक से लोन लिया, ठीक है। पब्लिक ने इसको जो है 100 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लोन दे दिया। अब ये जो लोन लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए यहाँ पर लिया गया है, जिसके ऊपर इसने बोला है कि हम जो है यहाँ पर 10% के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट इस पे पे करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ही पब्लिक ने 100 करोड़ रुपीस एबीसी लिमिटेड को दिया होगा, तो इसके प्रूफ में कि पब्लिक ने 100 करोड़ रुपीस एबीसी लिमिटेड को दिया है, एबीसी ने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें इसने पूरी डिटेल लिखी कि 100 करोड़ रुपीस इसने 5 ईयर के लिए 10% के हिसाब से यहाँ पर लिया, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक को यहाँ पर दे दिया। क्लियर है। किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। अब पब्लिक के पास एक यहाँ पर प्रूफ है कि इसने जो है कंपनी को इतने पैसे दिए। अगर बाई चांस ये डिफॉल्ट कर दिए तो ये इसकी हेल्प से कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर बात की थी ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे यहाँ पर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ईश्वर यहाँ पर फंड रेज कर रहा है, यहाँ पर फंड रेज कर रहा है, कितना फंड रेज कर रहा है, 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। यहाँ पर फंड मिला ना इसको, इसको 100 करोड़ रुपए मिला। उसके बाद एट अ सर्टेन कॉस्ट, जिसके अब ये जो इसने 100 करोड़ रुपए लिया है, इसके ऊपर इसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो ये क्या है, इसके लिए एक तरह की कॉस्ट ही है,
क्या है, एक कॉस्ट ही है। तो ठीक है, एट अ सर्टेन केस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, इसने ये जो लोन लिया है वो 5 सालों के लिए लिया है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये 5 साल खत्म होंगे, ये जो कंपनी है वो जो है ये पैसा रिपे कर देगी, किसको, पब्लिक को वापस कर देगी, ठीक है। 5 साल के बाद 100 करोड़ प्लस जो भी इंटरेस्ट बना होगा वो पब्लिक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा मीनिंग है किसका, यहाँ पर बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है उसके ऊपर कई सारी हमने चीजें देखी, पहले अमाउंट थी, उसके बाद इंटरेस्ट था, है ना। तो कौन कौन सी हमारी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी कॉमन टर्म्स होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपको ये जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड में कौन कौन सी टर्म जो है एसोसिएटेड होती है। पहली देखो क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो क्या होती है, ये जो हमने बॉन्ड देखा था ना, ये जो हमने बॉन्ड देखा था, डॉक्यूमेंट देखा था, ठीक है, इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू लिखी होती है ना, मान लो ये जो बॉन्ड है उसके ऊपर जो है 100 रुपए लिखा हुआ है, इसके फेस पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जो हमारे बॉन्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट में जो भी प्राइस इसका लिखा होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये जो फेस वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कि उसने पब्लिक से कितना पैसा जो है लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बॉन्ड चाहे ये 90 का बेचे, ठीक है, ये जो ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, अगर इसके ऊपर 100 रुपए लिखा है, अब ये कंपनी जो है चाहे ये 90 का बेचे या फिर 110 रुपए का बेचे, ठीक है, पर ये जो डॉक्यूमेंट बताएगा क्या कि इस कंपनी ने सामने वाली जो पब्लिक है उससे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही लिए हैं, और जब मेच्योरिटी आएगी ना, जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना, 100 रुपए ही वापस करेगी। किसको वापस करेगी, पब्लिक को वापस करेगी। तो फेस वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है जो कि हमारे कूपन पे जो है फेस पे लिखी होती है, उसके ऊपर लिखी होती है, और ये बताती है कि कितना अमाउंट जो है फर्म ने बोरो किया है सामने वाले पर्सन से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, कूपन रेट, ठीक है। अब ये कूपन रेट क्या है, सिंपली इंटरेस्ट रेट है। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगी, तो जो 10% हमने देखा था वो क्या है, यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट। क्लियर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो कूपन इंटरेस्ट है वो हमेशा हमें किस पे मिलता है, जो हमारा फेस वैल्यू होता है। यानी कि अगर 100 रुपए लिखा है तो आपको इंटरेस्ट 100 पे ही मिलेगा, चाहे आपने उसने 90 का खरीदा हो, चाहे आपने यहाँ पर 110 रुपए का खरीदा हो, आपको इंटरेस्ट इसी पे मिलेगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होता है, सिंपली देखो जिस टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया होता है, जैसे वो टाइम पीरियड हो जाता है हम कहते हैं बॉन्ड मेच्योर हो गया। यानी कि अगर 5 साल के लिए लोन लिया है तो 5 साल जैसे ही पूरा हो जाता है हम कहेंगे कि बॉन्ड हमारा क्या हो गया, मेच्योर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिडम्पशन वैल्यू। अब रिडम्पशन वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर देखो वो वैल्यू जो किसी इन्वेस्टर को मेच्योरिटी के ऊपर मिलने वाली है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिडम्पशन वैल्यू। यानी कि यहाँ पर देखो मान लो 100 करोड़ रुपए यहाँ पर XYZ लिमिटेड ने लिया था, 5 सालों के लिए लिया था, 5 साल के बाद ये बॉन्ड क्या हो गया, मेच्योर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर मेच्योर हो गया। अब इसको कंपनी को यहाँ पर पैसा वापस करना है, तो इसने 100 करोड़ रुपए किसे वापस कर दिया, यहाँ पर जो हमारा मान लो ए इन्वेस्टर है ना, तो ये जो 100 करोड़ है ये क्या है, हमारी रिडम्पशन वैल्यू। क्लियर है। क्या है हमारी यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू, जो हमें मेच्योरिटी पे अमाउंट यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो हमने एक फेस वैल्यू का मतलब समझ लिया कि फेस वैल्यू क्या है, जो उसके फेस पे लिखा होता है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो प्राइस जो कि उस समय मार्केट में चल रहा होता है। यानी कि जिस प्राइस पे बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि चाहे 100 रुपए लिखा है पर मार्केट में इस वक्त उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि वो आपको कम में भी मिल सकता है, अगर डिमांड कम है उसके ऑपोजिट आपको ज्यादा प्राइस में भी मिल सकता है। क्लियर है आपको। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि एसोसिएटेड थी किसके साथ, बॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट हम अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखो क्या है, हमारे सबसे पहले है फिक्स रेट बॉन्ड, ठीक है। फिक्स रेट बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर आपको एक फिक्स कूपन इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको यहाँ पर बोल दिया कि 10% आपको मिलना है तो उसके अंटायर टाइम पीरियड में, चाहे आपने 5 साल के लिए लिया, उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो फिक्स ही मिलेगा, 10% ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो चेंज होता रहता है, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इसमें हो सकता है कि एक साल आपको 12% भी इंटरेस्ट मिल जाए, पर एक साल आपको ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 8% ही यहाँ पर इंटरेस्ट मिले। ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर कोई भी रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता। आप सोचोगे कि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो जनरली देखो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। क्या किया जाता है, डिस्काउंट पे। यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है तो ये आपको 90 रुपीज में यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, आपने खरीदा है 90 रुपए का, पर जब ये मेच्योर होगा, जब
कंपनी आपको पैसे वापस करेगी तो आपको पूरे 100 रुपीज पे करेगी। कितने? 100 रुपीज, जिससे आपको 10 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, पर इसके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट देखो क्या है, पुटेबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर हमारा पुटेबल बॉन्ड। अब ये पुटेबल बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी बॉन्ड इशू किया जाता है तो एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि 5 ईयर्स के लिए, है ना। और 5 ईयर से पहले कंपनी जो है इसको रिडीम नहीं करती, यानी कि इसके जो पैसे हैं वो वापस नहीं करती है। क्लियर कि वो मेच्योरिटी से पहले ही अपने बॉन्ड जो है वो कंपनी को वापस कर दे, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पुटेबल बॉन्ड, जिसमें इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि वो जो है मेच्योरिटी से पहले, बिफोर द मेच्योरिटी, अपने जो बॉन्ड है उसको यहाँ पर सेल कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जैसे इन्वेस्टर पहले सेल कर सकता है, ऐसे ही कई केसेस में क्या होता है, जो हमारा कंपनीज होती हैं, ईश्वर होती हैं, वो जो है मैच्योरिटी से पहले ही बॉन्ड्स को रिडीम कर लेती है। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 सालों के लिए यहाँ पर बॉन्ड इशू किया गया था, पर जो ईश्वर कंपनी है उसने क्या किया, इसको 3 साल में ही रिडीम कर लिया। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉलेबल बॉन्ड, जिसमें जो हमारा ईश्वर कंपनी है उसके पास एक ऑप्शन है, एक राइट है, सॉरी, कि वो जो है टाइम से पहले उसको मैच्योर कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेयरर बॉन्ड। बेयरर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर किसी भी होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है, जिसके पास भी वो सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वही उसका जो है यहाँ पर मालिक होता है। इसको हमने डिवेंचर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, टाइप्स में या फिर टर्म्स में, किसी भी तरह का डाउट हो, क्योंकि उनके ऊपर एमसीक्यू बनना जरूरी है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, बातें समझ आ रही हैं, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, तो जनरली हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं एक्चुअली मार्केट प्राइस पे जो है ट्रेड किए जाते हैं, मतलब कि मार्केट में उस समय उसका प्राइस कितना चल रहा है उसके ऊपर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, पर जब भी कोई इन्वेस्टर होता है, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो इन्वेस्टर है वो जानना चाहता है कि जिस सिक्योरिटी में उसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है, जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ क्या वो वर्थ, मेरे लिए वर्थ है। क्लियर है। जैसे हो सकता है ना कि मान लो यहाँ पर एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका अभी प्राइस कितना है, 100 रुपीज, अभी कितना है, 100 रुपीज है। क्यों है, क्योंकि इसकी ना डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब कि मार्केट में हल्ला मचा हुआ है कि ये जो सिक्योरिटीज है ना इसका प्राइस जो है मार्केट में जाके हाई होगा, जिसकी वजह से लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया, डिमांड करनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो एकदम बढ़ गया। ठीक है, पर इसका जो प्राइस अभी बढ़ा है वो इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस इसकी वैल्यू की वजह से नहीं बढ़ा, वो जो अफवाह मार्केट में फैली है उसकी वजह से बढ़ा है। ठीक है, अब जैसे ही वो अफवाह खत्म होगी, लोगों को पता लग जाएगा असलियत का, इसका प्राइस वापस से वहीं पे आ जाएगा जितने पे पहले पे यहाँ पर था। तो इसीलिए इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट प्राइस तो देखता है, साथ के साथ वो ये भी देखता है कि जिस सिक्योरिटी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी एक्चुअली में कितनी वैल्यू है, कितना उसे उससे रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी जो ट्रू वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि हमें टोटल पैसा इससे कितना मिलेगा, ताकि हमारा जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो सके। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में हम बेसिकली करते क्या है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में हम जो फेयर प्राइस है या फिर फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें यहाँ पर पैसा मिलना होता है इस बॉन्ड से, यानी कि जो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है बॉन्ड में, ठीक है, फ्यूचर में आपको जितना भी पैसा उससे मिलना होता है, ठीक है, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या पैसा मिलेगा, सबसे पहले देखो, आपने अगर यहाँ पर मान लो 1000 रुपीज बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% का है। तो देखो एक साल के बाद आपको इस ऊपर 10% जो है 100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है,
2 साल के बाद 100 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मेच्योर हो जाएगा, जब मेच्योरिटी हो जाएगा, उसके बाद जब मेच्योर हो जाएगा तो आपको 1000 रुपीज आपके वापस भी कर देगी, ठीक है। तो जो टोटल पैसा आपको मिल रहा है, एक तो मिल रहा है जो इंटरेस्ट आपको हर साल यहाँ पर मिलेगा, दूसरा पैसा वो है जो कि शुरू में आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप क्या करोगे, इनकी सभी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखो ये जो 100 रुपए आपको मिलना है वो 1 साल के बाद मिलना है, और ये जो 100 रुपए मिलना है वो आपको 2 साल के बाद मिलना है। और मान के चलो कि जो 3 साल के बाद ही आपका मेच्योर हो गया, तो ये जो 1000 रुपीज प्लस 100 इंटरेस्ट है वो आपको 3 साल के बाद मिलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सभी की आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, ये जो 100 रुपए मुझे 2 साल मिलना है, ठीक है, 1000 रुपए 3 साल बाद मिलना है, उसके आज के टाइम में कितनी वैल्यू है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, और उससे आपको पता लग जाएगा इस बॉन्ड की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। क्लियर है आपको? तो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मान लो कि आपको आपने एक बॉन्ड का प्राइस है कितना है, यहाँ पर 1000 है, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, और जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, टोटल पैसा मिल रहा है फ्यूचर में, उसके आपने फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, और वो निकल के आई कितनी, 900, वो निकल के आई 900। तो आप इस केस में देखोगे कि पे चाहे मैं 1000 कर रहा हूं, पर इसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, 900 है, तो आप इस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। क्लियर है? अब ये कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्लियर है, ताकि हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सके। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए। ओके, तो अब इसको हम एक क्वेश्चन के हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू मतलब कि जो फेस वैल्यू है वो कितने है यहाँ पर 1000 के, ठीक है। उस पर जो कूपन रेट मिलना है, कूपन रेट का मतलब जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा है वो कितना मिलना है, यहाँ पे 12% के हिसाब से मिलना है, ठीक है। और जो उसका मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 3 साल का, मतलब 3 साल के बाद वो मेच्योर हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, यहाँ पे 10%। अब ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप चाहते हो कि मिनिमम मुझे इतना रिटर्न तो मिले ही मिले, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो उस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको इतना रिटर्न मिले, तो वो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब इससे हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हमारा सी, ठीक है, इनटू 1 माइनस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई प्लस एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। अब ये टर्म्स है क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले सी देखो क्या है हमारा, यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट, जो आपको हर साल कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हमारा कितना है, 12% है, कितना है यहाँ पे हमारा 12% है। उसके बाद हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये जो आई आपको दिख रहा है ये क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कूपन इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं करना, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर एन क्या है हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स जिसके टाइम जिस टाइम में अब वो जो आपका बॉन्ड है वो मेच्योर होगा, ठीक है। एन क्या है हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स, और एम क्या है यहाँ पर हमारा मेच्योरिटी वैल्यू। तो फटाफट से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा सी कैलकुलेट करना है। सी हमें कूपन इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो पार जो कूपन इंटरेस्ट है हमेशा हमें जो है पार वैल्यू पे मिलता है। तो कूपन इंटरेस्ट कितना है हमारा 1000, पार वैल्यू कितनी है 1000 है, कूपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर 12% का मिलेगा, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कूपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कितना आएगा 120, कूपन इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 120 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारा 1 प्लस आई की पावर एन, ठीक है। तो आई की यहाँ पर मैं सीधा ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। आई कितना है हमारे यहाँ पर 10% का, हमें जो 10% यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस 10% को मैं यहाँ पर वर्ड में लिखूंगा 0.10, ठीक है, 100 से डिवाइड करके सीधे यहाँ पर लिख दूंगा। इसकी पावर कितनी है हमारी यहाँ पर एन, एन कितना है हमारा यहाँ पर 3 ईयर्स, कितना है हमारे यहाँ पर 3 ईयर्स। इसको हमें डिवाइड करना है होल को किसके साथ, आई के साथ, वो कितना है हमारे यहाँ पर 0.10, ठीक है। उसके बाद एम, एम कितना है हमारा, मेच्योरिटी पे हमें 1000 रुपए मिलने वाला है, उसको डिवाइड करना है 1 प्लस आई की पावर एन के साथ। क्लियर है? तो सिंपली अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस ये आ गया हमारा 1.1, ठीक है, 1.1 की पावर 3, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.33, ठीक है। आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की हेल्प से, हम फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड इसको करना है 0.10 के साथ। अब सिंपली 1 को डिवाइड कर देना है 1.3 के साथ,
ठीक है। तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.75, ठीक है। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 0.75। उसके बाद हमें क्या करना है 1 माइनस 1.075, ठीक है। 1 माइनस है तो ये हमारा कितना आ रहा है 0.25, 0.25। अब इसे हमें डिवाइड कर देना है 0.10 के साथ, तो हम इसको जो है फटाफट से 0.10 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है 2.5, कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। उसके बाद हमें इसको 120 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 300 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर हमारा 300। तो ये चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ये सारा हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर 300 की। क्लियर है। नेक्स्ट हमें अब ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 1000 है, इसे हमें डिवाइड करना 1 प्लस आई के साथ। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.33, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट कर ले 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1.33। तो 1000 डिवाइड करके हमें क्या करना है यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 1.33। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 751। क्लियर है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 300 प्लस 751, इनको मैं आपस में जो है प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 751। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 1051, कितनी आ रही है 1051। यानी कि जो अभी पार वैल्यू 1000 रुपीज है, हमें 12% के हिसाब से यहाँ पर उस पर कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो उसकी जो भी रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलेगी, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, जो भी मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, उसकी आज के टाइम में कितनी वैल्यू है 1051। तो आप देखोगे कि ये ज्यादा है, जितना आप पे कर रहे हो तो आप इस केस में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो इससे के हेल्प से आप जो है बॉन्ड की वैल्यूएशन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट हम थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू पढ़ने वाले हैं। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, तो अगर डाउट हो तो दोबारा से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान देना है, ऐसे सम नहीं आएगा आपको, बस क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसे बॉन्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। ओके। तो नेक्स्ट हमारा देखो क्या है थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू। अब थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू देखो क्या होता है, सिंपली थ्योरम्स हमें क्या बताते हैं, कोई भी पर्टिकुलर थ्योरम जो हमने 10वीं क्लास में वगैरह में भी पढ़ी है, तो वो हमें एक बताते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। एक होता है ना कि हम अगर चीज को ऐसे रखेंगे तो हमें ऐसी चीज यहाँ पर दिखाई देगी। वैसे ही बॉन्ड जो थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड वैल्यू वो भी यही बताती है कि बॉन्ड का प्राइस और जो उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलना है उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो इसका बॉन्ड वैल्यू पे क्या इफेक्ट पढ़ने वाला, ठीक है। तो पहली थ्योरम देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मीनिंग आपको क्लियर है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब जो उसका एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब जो उसकी एक्चुअली में ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी केस में जो हमने दो रिटर्न पढ़े थे ना, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक कूपन इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि अगर किसी केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल हो जाए किसके, कूपन इंटरेस्ट के, मतलब जितना रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न चाहिए हमें उतना ही कूपन इंटरेस्ट हमें जो है बॉन्ड पे भी मिलता है, तो उस पे जो हमारा बॉन्ड की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, उसके पार वैल्यू के, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसी के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। क्लियर आपको। अब जनरली देखो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो जो आपको रिटर्न चाहिए, ठीक है, जो कूपन इंटरेस्ट मिला वो बिल्कुल सेम है, तो उसका जो डिमांड वगैरह सप्लाई होगा वो यहाँ पर फिक्स ही होगा, ठीक है। आपको उतने में ही वो खरीदना यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि वैल्यू उसकी बिल्कुल यहाँ पर सेम। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी when the required rate when the required rate of return is greater than the coupon rate the value of bond is less than its par value। यानी कि अगर किसी केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कूपन इंटरेस्ट से, जो हमारा कूपन इंटरेस्ट है, उस केस में जो हमारी बॉन्ड की वैल्यू होगी वो डिस्काउंट पेगी। आप ही सोच के देखो कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है जिसके ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 10%, मार्केट में जो उसी तरीके के जो रिटर्न है उस 10% मिल रहा है और एक्चुअली में उस पर कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है 9%, तो आपको कम मिल रहा है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो एक्चुअली में जो पार वैल्यू उसकी उससे यहाँ पर कम है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो उसके ऑपोजिट व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट, अगर किसी केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर लेस देन है, यानी कि कम है हमारे कूपन इंटरेस्ट से, तो उस केस में जो हमारा वैल्यू होगी बॉन्ड की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वो प्रीमियम पे होगा। क्लियर है। अगर मान लो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप सोच रहे हो कि वो क्या है 10% हो और आपको कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है 12% का, तो इस केस में उस बॉन्ड की जो एक्चुअली में वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा है।
क्लियर है आपको? तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें बताती है कि जनरली अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जो कूपन इंटरेस्ट है उसमें इक्वल या फिर लेस देन ग्रेटर देन हो, तो उससे जो है हमारी बॉन्ड की वैल्यू पे क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपने ये याद रखना है क्योंकि इनके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि इससे वैल्यू डिस्काउंट पे है या फिर ये प्रीमियम पे। नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ हमारी, when the required rate of return is greater than the coupon rate, the discount on bond declines as maturity approaches। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ग्रेटर देन है कूपन रेट, अगर कूपन रेट से ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट पे होगा, उसकी वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी। पर ये थ्योरम क्या कहता है कि जैसे जैसे जो हमारी बॉन्ड है वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता रहता है, उस पर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर कम होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर बॉन्ड जो है 3 सालों के लिए इशू किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए यहाँ पर इशू किया गया है। तो यहाँ पर देखो जो पहले साल, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो डिस्काउंट था वो मान के चलो कि 100 का हमें जो है उसकी वैल्यू कितनी थी, 96 रुपए। ठीक है, पहले साल मतलब एक साल खत्म हुआ, वैसे ही इसका जो है यहाँ पर 96 का 4 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट बना। कितने का? 4 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट बना। जैसे ही एक साल और होता है, यानी कि इसकी ये मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसका मेच्योरिटी पीरियड नजदीक आता रहेगा, तो ये जो डिस्काउंट है वो कम होता रहेगा। यानी कि जैसे मान लो 2 साल बीत गए, 2 ईयर्स यहाँ पर बीत गए, तो उस केस में ये जो अब डिस्काउंट पहले कितने का था, 4 रुपए का था, वो कम होकर कितने का हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का रह जाएगा। कितने का रह जाएगा यहाँ पर? 2 रुपए का रह जाएगा। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा जो हमारा यहाँ पर डिस्काउंट है वो यहाँ पर कम होता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसी का ऑपोजिट भी है। अगर किसी केस में हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है कूपन रेट से, तो जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी यहाँ पर, प्रीमियम पे होगा, यानी कि हमारी बॉन्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। क्लियर है? ज्यादा होगी। तो इस केस में ये क्या कहता है कि जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो प्रीमियम है ना वो भी यहाँ पर कम होता रहेगा। मान लो 102 रुपए, ठीक है, 100 रुपए की बॉन्ड है, पहले साल जो 102 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम पे है, 4 रुपए कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 साल खत्म होगा, ठीक है, 2 साल खत्म होगा, इसकी जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 102 रुपए होगा, जिससे इसका जो प्रीमियम था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 रुपए ही रह जाएगा। तो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते इसका जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पर खत्म होते रहता है। क्लियर है आपको? तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, ठीक है, जो कि बॉन्ड वैल्यू के रिगार्डिंग थी। बॉन्ड वैल्यू से हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक है, अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है, तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट दूसरी कॉर्पोरेट से जो है यहाँ पर लोन लेती है। यानी कि एक कंपनी, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, एक कंपनी जिसके पास फंड्स ज्यादा पड़े हुए हैं वो दूसरी कंपनी जिसको फंड्स की जरूरत है उसको जो है लोन प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या हुआ है यहाँ पर, ये एक अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी कोलैटरल जो है नहीं दिया जाता, कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती बाय कॉर्पोरेट्स फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, कॉर्पोरेट्स दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटीज को यहाँ पर देते हैं, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली हाई होता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, जो सामने वाला पर्सन है वो रिस्क ज्यादा बियर कर रहा है, तो इस केस में वो जो रिटर्न है वो भी ज्यादा चाहता है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा यहाँ पर डिमांड करेगा। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे किसके, फिक्स्ड इनकम मार्केट के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए अगर यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू मीट द टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। जब हमारी गवर्नमेंट के कैश फ्लो में, ठीक है, टेम्परेरी मिसमैच आता है, उसके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किया जाता है। क्या वो ट्रेजरी बिल्स है, क्या वो कैश मैनेजमेंट बिल है, या फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कौन सी सिक्योरिटी जो है वो टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए इशू की जाती है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है कैश मैनेजमेंट बिल, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसी को इशू किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इंट्रोड्यूस। जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1995 में, 1996 में, 1997 में, या फिर 1998 में। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि जो हमारे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है उनको कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था पहली बार।
फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी 1997 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1997 में जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, 1997। ठीक है, जिन्होंने 1995 कहा था वो करेक्ट कर लीजिए 1997। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड फॉर अ टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम, मतलब जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका टेन्योर बेसिकली कितना होता है। क्लियर है, तो डेटेड जो हमारे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कैसी सिक्योरिटीज थी, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पर कितना होता है, क्या 1 साल से लेकर 5 साल तक, या फिर 5 साल से लेकर 40 साल तक, या फिर 10 साल से लेकर 40 साल तक, या फिर 20 साल से लेकर 40 साल तक। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 5 years to 40 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑप्शन द कूपन विल बी प्री डिटरमाइंड। ठीक है, कौन सा हमारा जो ऑप्शन है उसमें जो कूपन मिलता है, जो कूपन इंटरेस्ट मिलता है वो पहले से ही डिटरमाइन होता है। क्लियर है, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ऑक्शन के थ्रू जो है वो इशू की जाती है, आरबीआई ऑक्शन करवाता है। तो दो तरह के हमने ऑक्शन पढ़े थे, एक हमारा प्राइस बेसिस था और एक यील्ड बेसिस था। ठीक है, कूपन बेसिस तो कोई था नहीं, है ना। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा हमारा जो ऑक्शन था जिसमें जो कूपन इंटरेस्ट रहता है वो पहले से ही डिटरमाइन रहता है, उसमें कोई भी बिडिंग नहीं की जाती। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, प्राइस बेसिस। ठीक है, प्राइस बेसिस में क्या होता है कि सिर्फ हम प्राइजेस के लिए बिड लगाते हैं, कूपन पहले से ही फिक्स होता है। और यील्ड बेसिस में क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर यील्ड, जो हमें यील्ड मिलनी होती है, जो रिटर्न मिलनी होती है, कूपन मिलना होता है, ठीक है, उसके रिलेटिंग हम जो है बिड करते हैं। तो इसमें प्राइस के लिए बोली लगाई जाती है और इसमें जो है कूपन इंटरेस्ट के लिए बोली लगाई जाती है। क्लियर है, और कूपन बेसिस कोई है नहीं, ये ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, अगर कूपन लिखा है तो इसका मतलब कूपन थोड़ी हुआ, वो वैसे ही मैंने लिख दिया था ऑप्शन। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, प्राइस बेसिस। नेक्स्ट देखो हमारा स्कीम इंट्रोड्यूस टू इनेबल इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी से लिख लीजिए। ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसकी हेल्प से जो गवर्नमेंट है, जो इंडिविजुअल्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर पाते हैं। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, कौन सी स्कीम है जिसके अंडर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर जो हमारे इंडिविजुअल है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। कौन सा स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, डैश आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई हु हैव द लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन सी ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि यहाँ पर आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होती है और उनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो प्राइमरी इन्वेस्टर होते हैं, क्या वो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, क्या वो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी प्राइमरी डीलर इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी प्राइमरी डीलर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राइमरी डीलर जो है मेनली मार्केट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। तो ये आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल में फिक्स इनकम मार्केट के बारे में पढ़ा और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल में